चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को पढ़ रहे थे और वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जिसमें आता है स्वप्रेरण, यानी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ही एक परिघटना है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण को समझने का प्रयास करते हैं कि स्वप्रेरण क्या है और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे और इसके साथ साथ जो थ्योरी होगी स्वप्रेरण गुणांक जो होगा वो क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से उन्हें समझा जाता है, इन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंसंट्रेशन को बनाइएगा और अपने नोटबुक को पास में रखिए और उसके साथ शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अब हम जो है काफी फास्टली जो है अपने सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं, तो बहुत तीव्र गति से अच्छे कंसंट्रेशन के साथ क्या है आप इसको क्या है लिमिट करें कि पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारा टारगेट रहेगा कि हम 1 मंथ में क्या है पूरे सिलेबस को कवर अप कर पाए। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतनी जल्दी जल्दी क्या है इसको वॉच करें। जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप क्या है इसे वॉच करें और साथ ही क्या है जो थ्योरी होती है उसका क्या है आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है उसे बाद में भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसे खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है स्वप्रेरण की। स्वप्रेरण क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो स्वप्रेरण होता क्या है, देखिए मैं आपके लिए बताता हूं कि जब भी कोई अगर परिपथ है या कोई तार है, जैसे कोई लंबा तार है या कोई परिपथ है, अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, उसमें चारों ओर चुंबक बनता है। कोई भी तार है, उस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, उसके अंदर चुंबक बनेगा। ठीक है, अब चुंबक उसके अंदर बनता है और यदि हम क्या करें, धारा के मान को घटाएं या बढ़ाएं, धारा का मान घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि जब धारा के कारण चुंबक बन रहा था तो वहां पे चुंबक भी क्या करेगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर धारा के मान को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो चुंबक भी क्या होगा, घटेगा या फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी परिपथ में हम धारा में परिवर्तन करते हैं, अगर उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके मान को क्या किया जाता है, कम ज्यादा किया जाता है, तो आप ये पाएंगे कि उस परिपथ में क्या हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब आप धारा के मान को घटाते या बढ़ाते हैं तो उस तार से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिवर्तित होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। और फैराडे के नियम के अनुसार जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में क्या होती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उस धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। स्व का मतलब खुद में ही और प्रेरण यानी कि प्रेरित हो गया, यानी कि खुद के अंदर ही, खुद में ही धारा प्रवाहित हो रही थी, खुद में ही धारा का परिवर्तन हो रहा था और खुद में ही क्या हो गया, वहां पर एक नई धारा उत्पन्न हो गई या नया विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहां पर यह समझ लीजिए कि इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं इसी परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो यह परिघटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी परिपथ में अगर धारा परिवर्तन करने से उसी परिपथ के अंदर क्या हो जाती है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो ये परिघटना क्या कहलाएगी, वहां पर स्वप्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वप्रेरण कहलाती है। ओके, यहां तक आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरा इसका पॉइंट आता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। कभी कभी पेपर में 1 नंबर में ये आता है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है या स्वप्रेरकत्व क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए या डिफाइन कीजिए। ठीक है, आपको अनसॉल्व पेपर लेने होंगे और अनसॉल्व पेपर से क्या करेंगे, हम फिर से एक बार जांच करेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों का कई बार उल्लेख हुआ है, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन चीजों को हम कहां से देखते हैं, अनसॉल्व पेपर से देखते हैं। पुराने पेपर्स को क्या है कवर करेंगे। ठीक है, जिससे हम अपना सिलेबस क्या है पूरा बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके अनसॉल्व पेपर अगर आप तक पहुंचते हैं
तो उनसे क्या है, पुराने वर्ष के जो 2 साल के पेपर हैं उनका आप क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिए, लिख दीजिएगा उनको अपनी कॉपी में। एक कॉपी ले लीजिएगा, पेपर सामने खोल लीजिए, 3 घंटे बैठ के लिखिए। पहले अगर जरूरत पड़ती है तो पढ़ सकते हैं, उसको पूरा पेपर ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सारे उत्तर याद कर लीजिए, फिर उन उत्तरों को क्या है लिखिए। इससे आपका राइटिंग स्किल सुधरेगा। जो चीजें आप लिख रहे हैं उनका बेस्ट फायदा ये होने वाला है कि अगर आप पेपर में वो आता है तो आप क्या कर पाएंगे, वहां पर आप जो है लिख पाएंगे आसानी से। क्या कर पाएंगे, उसे आप आसानी से लिख पाएंगे। इसे तो हम घर लिख के आए हैं अभी, तो ऐसा होगा, ठीक है। याद भी होगा, राइटिंग स्किल बढ़ेगी, उत्तर को कैसे सही तरीके से लिखाया जाना है ये सारी चीजें होंगी। और जो सिलेबस, जिन विषयों के सिलेबस कवर नहीं हुए हैं, काफी कंफ्यूजन है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किन टॉपिक से प्रश्न हर बार आ रहे हैं, इन चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो भी अनसॉल्व पेपर आपके लिए जरूरी है। पुराने 2 वर्षों के 7 पेपर आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 14 हो गए 2 वर्षों के, तो 7 14 पेपर का अगर आप अध्ययन करेंगे तो कम से कम आपको 50 से 60 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का उल्लेख वहां पर मिलेगा, जिनको आप तैयार कीजिएगा। आपका पेपर 100% फंसने वाला है पूरा। तो बिना किसी समय की बर्बादी के आप क्या है अपनी पढ़ाई में लगिए। मैं आपको कहीं भी किसी भी तरह से क्या है बेकार समय बर्बाद करते हुए ना देख लूं। ओके, चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, माना एक कुंडली में यहां पर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की बात करते हैं कि स्वप्रेरकत्व क्या है या स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो चलिए, माना एक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर यह कहा गया कि माना एक कुंडली में क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो धारा के कारण यहां पर चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई है, तथा कुंडली में फेरों की संख्या एन है। और जो कुंडली में फेरों की संख्या है वो कितनी है, एन है, तब फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई होगी। अगर कोई कुंडली है उसमें आई धारा प्रवाहित कर दी, चुंबकीय फ्लक्स फाई है, और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तब उसमें फ्लक्स ग्रंथिकाएं जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, एन फाई के बराबर होती हैं। तो एन फाई समानुपाती होगा किसके, आई के। यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। तो यहां पर एन फाई फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या समानुपाती हो गई किसके, आई की। तो एन फाई बराबर किसके हो गया, यहां पर जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया एल, क्या लगा दिया, एल। तो एन फाई बराबर क्या हो गया, एल आई हो गया। जहां एल एक नियतांक है, एल क्या है यहां पर, एल एक नियतांक है। इसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे कुंडली का क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो एल बराबर हो गया एन फाई बटे आई, ठीक है। यहां से एल का वैल्यू निकालेंगे तो एन फाई बट्टे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक की हम डायरेक्टली जो डेफिनेशन है अच्छी तरीके से कैसे समझ पाएंगे कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एन फेरों वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, एन फेरे हैं और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है ई बराबर वो डेल्टा एन फाई बट्टे डेल्टा टी होता है। ये आपको फैराडे के द्वितीय नियम में पढ़ा चुके हैं कि डेल्टा एन फाई बट्टे क्या होता है, डेल्टा टी होता है। जहां पर ऊपर हम क्या पढ़ चुके हैं कि एन फाई जो बराबर है वो किसके है, एल आई के। ये एन फाई किसके बराबर है, एल आई के, वहां से आपको दिख रहा है। अब सुनो, E बराबर क्या होगा, एन फाई की जगह पर आप, मैं यहाँ पे सामने वाली लाइन में क्या है, मैंने डेल्टा एल आई लिख दिया, डेल्टा यू लिख दिया, और एन फाई की जगह पे क्या लिख दिया, एल आई, चूंकि एन फाई किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। अब देखो E बराबर मैंने क्या किया, L को इसमें से बाहर निकाला और डेल्टा को I के साथ लगाया और नीचे क्या है, डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि L जो है ये परिवर्तित होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्वप्रेरकत्व है। ये क्या है, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व जो है ये परिवर्तित होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहां पर परिवर्तित होने वाली चीज नहीं है। परिवर्तित होगी तो कौन परिवर्तित होगी, धारा। तो डेल्टा I बट्टे डेल्टा T किया। अब यहां से अगर हम L का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो L का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिएगा, L को यही रहने दीजिए, डेल्टा I बट्टे डेल्टा T जो पूरा का पूरा है इसको कहां पे ले आए, हम नीचे ले आते हैं। तो L बराबर हो गया E बट्टे डेल्टा I बट्टे डेल्टा T। तो यहां पर L बराबर क्या हो गया, E बट्टे डेल्टा I बट्टे डेल्टा T हो जाता है। ओके, यहां तक जो है हम ये समझ गए कि यहां तक क्या है, E बराबर L बराबर क्या होता है, E बराबर डेल्टा I बट्टे डेल्टा T। नोट करें जल्दी से पॉज करके। चलिए आगे की बात करते हैं कि फिर हम आगे किस तरीके से जो है इसको परिभाषित करेंगे, क्या परिभाषा हम यहां से निकालने वाले हैं इसकी, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से परिभाषा निकाली जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है,
एल बराबर लिखा हुआ है ई बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। ई बराबर एल बराबर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ई बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। अब यहां से एल का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज देखिएगा कि फिजिक्स के अंदर जो हम डेफिनेशन बनाते हैं, इस चीजों को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते समय हम क्या करते हैं यहां पर कि किसी एक राशि को दूसरी राशि के बराबर दिखाते हैं। यानी कि एल को हम किसके बराबर दिखाना चाह रहे हैं, ई के बराबर। ई क्या है, यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई क्या है, यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। एल क्या है, यहां पर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, क्या है ये, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, दोनों एक ही चीज के नाम है। डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी क्या है, इस पूरी राशि को जो है हम क्या कहते हैं, धारा परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा परिवर्तन की दर। ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर है। यानी कि समय के साथ अगर किसी चीज में चेंजिंग सी आ रही है, चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा परिवर्तन की दर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धारा परिवर्तन की दर हो गई। ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये क्या हो गया, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अब बात की जाती है ये कि अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे। अगर मान लीजिए कि मैं डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर 1 कर देता हूं, कितना रख देता हूं, 1, तो अगर मैं इस राशि के बराबर 1 रख दूं तो ये एल किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। एल किसके बराबर हो जाएगा, ई के। इसको यूं करके मिटा दिया, 1 का मतलब यही तो होता है, 1 का कोई भाग नहीं है वहां पर, डेल्टा आई बट्टे क्या हो गया, डेल्टा टी। तो डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर यदि क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि धारा परिवर्तन की दर कितनी हो जाए, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए। कितनी हो जाए, एकांक, यानी 1 का अंक हो जाए, एकांक। धारा परिवर्तन की दर कितनी, एकांक। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए तो ये ई किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। इसी से हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं किसकी, स्वप्रेरकत्व की या स्वप्रेरण गुणांक की। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। या आप पहले ही हेडिंग बना चुके हैं इसकी, क्या है, इस हेडिंग को क्या है, आप पहले ही बना चुके हैं। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कैसे, यहां पे मैंने लिख दिया कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन L बराबर मैंने किसके कह दिया, E के। L बराबर किसके होता है, E के होता है। लेकिन कब होता है ये तो आपको लिखना होगा ना। तो कब होता है, जबकि, कब होगी ये कंडीशन, ये कब जब माना जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होता है। ये जब होता है जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी कि उस कुंडली में अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो क्या होगा, एकांक हो। तब अगर उस कुंडली में क्या है, धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक है तो L बराबर किसके होगा, E के होगा। किसके होगा, E के होगा। तो इस सूत्र को लिखेंगे और इस सूत्र को लिख करके आप क्या करेंगे, यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं, उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहां से आप निकाल सकते हैं उसका स्वप्रेरकत्व, और ये क्या हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यहां तक नोट करें। चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर क्या बात करते हैं। यहां बात ये की जाती है कि अब अगर मान लीजिए कि कोई कुंडली है, अगर मान लीजिए क्या है, कोई कुंडली है और उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, L है। एक चीज और यहां पे बता देता हूं मैं
कि स्वप्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर आप लिखिए स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, हेनरी होता है। देखो पेपर में बड़ा सुंदर तरीके से लिखना, इस तरीके से अगर आप लिखो स्टार बना दो, और यहाँ पर जो आप हेनरी लिख रहे हो इसको क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ कोमा लगाओ, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, या फिर नीचे क्या है आप चाहे तो एक लाइन ऐसे करके खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो चीज कैसी होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे चित्र, अच्छा रिप्रेजेंटेशन काफी जरूरी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर सहमत आने वाली है आपकी। चलो तो फिर अभी यहाँ पे क्या है, दूसरी बात ये की जाती है कि इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया, हेनरी हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि माना, यानी कि कुंडली में संचित ऊर्जा। अब टॉपिक आता है कुंडली में संचित ऊर्जा। कोई जो कुंडली होगी उसमें कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा। अब कोई कुंडली, यानी कि कुंडली कैसी होती है, इस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है, इस तरीके से। अब ये कुंडली जो है इसमें कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, इस संचित ऊर्जा को कैसे करके निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि माना कि कोई कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व, जिसका क्या है, स्वप्रेरकत्व, माना कि कोई कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व एल है, या स्वप्रेरण गुणांक कितना है, एल है, तथा उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये लिखाई जो है ये क्या है, जो चीज हम वहां पे बताना चाह रहे हैं वो सब लिख के जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जो चीजें किसी चीज की जानकारी है वो सब बताई जाती है, ठीक है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसमें संचित ऊर्जा, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें संचित ऊर्जा जो होगी U बराबर वो होगी 1/2 LI स्क्वायर। कितनी होती है, U बराबर 1/2 LI नॉट स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि I नॉट, यानी कि जो धारा का मैक्सिमम मान है वो क्या है। तो U बराबर कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसमें 1/2 LI स्क्वायर ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, इतनी ऊर्जा संचित होगी। चलिए एक सवाल है यहां पर, उस सवाल को भी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, सवाल इसी सूत्र पे आधारित है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा, सवाल आप जो है साथ साथ भी क्या है नोट कर सकते हैं, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली 50 वोल्ट से जुड़ी है, 50 वोल्ट से जुड़ी है, कितने से जुड़ी है, 50 वोल्ट से जुड़ी है। तब उस कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए, तब उस कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी, संचित ऊर्जा बताइए, तब उस कुंडली में संचित ऊर्जा आपके लिए बतानी है। तो यहां पे आपको दिया क्या है, एक तो दिया है R बराबर 10 ओम, स्वप्रेरकत्व L दिया है यहां पर कितना, 10 हेनरी, ठीक है, और उस पर वोल्टेज दिया है कितना, V बराबर 50 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या है, U बराबर फाइंड करना है कि उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। आप U बराबर जानते हैं क्या होता है, 1/2 LI स्क्वायर। अब बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी I नहीं दिया गया, और जब इस तरीके की कंडीशन बन रही है कि इसमें हमें सूत्र में ये चाहिए और यहाँ पे वो चीज दी नहीं गई है, तो इस बात पे गौर कर लीजिए कि इन चीजों में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया होगा जिससे क्या होगा, वहां पर इसका मान प्राप्त किया जाएगा। तो I बराबर क्या होता है हम जानते हैं, यहां पे लिखिएगा वी नो दैट, अंग्रेजी में लिखिए सुपरफास्ट, ठीक है, वी नो दैट I बराबर V/R। तो I बराबर यहां पे आप निकालेंगे, V का वैल्यू कितना है, 50 है, R का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 पंजे 50, तो I बराबर कितना प्रवाहित हो रही है, उसमें 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तब
देन यहां पे क्या करेंगे आप, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से लिखें, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला या दैट फॉर्मूला, कुछ भी लिखते हैं आप, जो है अंग्रेजी है। तो u बराबर क्या होगा 1/2, l का वैल्यू यहाँ पे 10 था, i का वैल्यू कितना निकला 5, 5 का वर्ग करना है, u बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 5 क्या हो गया 25 और 2 पंजे 10, ठीक है, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया, कितना हो गया 125। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। तो उस कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी, 125 जूल ऊर्जा संचित होगी। इस तरीके से क्या है आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, ठीक है, नोट कर लें एक बार पॉज करके। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जो कुंडली हैं उनका स्वप्रेरकत्व क्या होता है, एल से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो कुंडलियां हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो कुंडलियां हैं और दोनों जो कुंडली हैं वो क्या कर दी गई हैं, एक दूसरे से जोड़ दी गई। जिस तरीके से हम प्रतिरोध पढ़ करके आए थे कि प्रतिरोध जो होते हैं वो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध आपस में क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण जो होते हैं, यानी कुंडली जो होती हैं वो आपस में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। जब कुंडली आपस में जोड़ी जाती है तो दो प्रकार से जोड़ी जाएंगी, एक तो होगा श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ दें, दूसरा समांतर क्रम, दोनों ही तरीके हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर किस में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, किसी में भी जुड़वा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अब आ रहा है स्वप्रेरकत्व का संयोजन, यानी स्वप्रेरकत्वों का संयोजन। अब यहां पर हम समझेंगे कि जो स्वप्रेरकत्व हैं उनका संयोजन कैसे होता है। स्वप्रेरकत्वों का संयोजन, स्वप्रेरकत्वों का संयोजन का मतलब ये हुआ कि एक कुंडली, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, यहां पर एक और कुंडली, इस तरीके से ये जोड़ दी गई, इस तरीके से क्या कर दी गई, जोड़ दी गई। दूसरा तरीका, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, सेम टू सेम, रेजिस्टेंस जैसे जोड़े थे, कैपेसिटर जैसे जोड़े थे वैसे ही, कैपेसिटर संधारित्र और रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध जैसे करके जोड़े थे, वैसे वैसी बातें हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इसका स्वप्रेरकत्व L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L2 है। दो कुंडलियां जिसका स्वप्रेरकत्व L1 और दूसरी का क्या है, L2 है। इस वाली का स्वप्रेरकत्व L1 है और इस वाली का क्या है, L2 है। पहला जो क्रम है ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसको भी आप अच्छे से जानते हैं, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो यही पढ़ना है कि पहली कुंडली का L1 दूसरी कुंडली का L2 दोनों का जोड़ दे तो कितना बैठेगा, श्रेणी क्रम में कितना बैठेगा और समांतर क्रम में कितना बैठेगा। यही क्या होता है, प्रतिरोधों का, सॉरी, इनका प्रेरकत्वों का, स्वप्रेरकत्वों का संयोजन होता है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात है यहाँ पर क्या है, श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में जो इनका संयोजन होगा वो क्या होगा, L बराबर वो L1 प्लस L2, यानी कि बिल्कुल सेम किसकी तरह, प्रतिरोधों की तरह होता है। और समांतर क्रम में कितना होगा, समांतर क्रम में जो होगा वो होगा आपका 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट सूत्र लिखवा रहा हूं। इस सूत्र का दूसरा रूप कभी कभी आ जाता है, वो आता है, देखो क्या होगा, 1/L, इसका एलसीएम लेगा वो वहां पर, तो L1 L2 और L2 और L1 को क्या है, क्रॉस में ऊपर पहुंचाएगा, इसे इधर इसे इधर, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 हो गए, दोनों आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है। अब दोनों को फिर क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 बट्टे L1 प्लस L2। इस तरीके से चीजें जो है क्या है, ऑप्शन में कई बार हमने देखी है कि आई ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो L बराबर, एक बार आप इसको क्या है सॉल्व करके देख ले और ध्यान रखें, जो कैपेसिटर होते हैं वे उल्टे क्रम में जोड़े जाते हैं, बाकी जो सब होते हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, सीधे क्रम में जोड़े जाते हैं। ओके, हाँ, तो यहां तक क्या है आप नोट करें, ये क्या हो गया आपका स्वप्रेरकत्व का संयोजन हो गया कि स्वप्रेरकत्व किस तरीके से जोड़े जाते हैं। चलिए यहाँ पर किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व की गणना करते हैं कि कोई भी परिनालिका है और उस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, कैसे करके उसकी गणना की जाएगी, उसका सूत्र क्या है। परिनालिका आप जानते हैं कि एक नरम लोहे की क्या ले ले हम, क्रोड ले ले, और इस पर क्या है बहुत सारे तार के जो है लपेटे लगा करके इस पर क्या है अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, परिनालिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी, ठीक है। ओके, चलिए,
तो यहाँ पे लिखा, माना ए अनुप्रस्थ काट तथा एल लंबाई की एक प्रणालिका जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक प्रणालिका है जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है इधर की साइड में जो कटने पे ये जो दिखाई देगा, ये वाला ये जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये कितना है, ए है। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। इस तरीके से हाँ, तो प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको आप याद करेंगे, म्यू नॉट एन आई बट्टे क्या होता है, वो एल होता है। तो बी बराबर कितना, म्यू नॉट एन आई बट्टे एल, इतना उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये कह रहा है कि प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बी ए होता है, बी ए। तो बी का वैल्यू ऊपर से लगाया म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर क्या है, ए, तो वो वाला है जो ऊपर लिखा हुआ है ए, और नीचे क्या है, एल, यानी कि म्यू नॉट एन आई बट्टे एल बी की जगह पे लगाया और सेम टू सेम क्या है, यही रहने दिया। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कुल फेरों की संख्या n हो। अब एक फेरे के लिए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र था, वो फ्लक्स था, वो कितना है, इतना है। एक फेरे के लिए कितना है चुंबकीय फ्लक्स, इतना। अगर मान लीजिए कि उसमें कितने फेरे हों, n फेरे हों, अगर मान लीजिए उसमें क्या है, n फेरे हैं, तो अगर n फेरे हैं तो कितना हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, n फाई हो जाएगा, n फाई हो गया। यानी कि जो ऊपर लिखा है सूत्र, उसमें क्या करना होगा, आपको n से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो म्यू नॉट है n, एक और इसमें दो n, एक तो ये n रही और एक n ये रही, दो का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो गया, n स्क्वायर, और ये क्या है आपका i है, और ये क्या है, a है, और नीचे क्या हो गया, l। अब a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये आप जानते ही हैं कि वृत्तीय, यानी कि अब ये मेरा जो मार्कर है, ऐसे मान लो प्रणालिका है, तो यहाँ पे साइड में जो दिखाई दे रहा है आपके लिए क्या है, ये वृत्त है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है ये, पाई आर स्क्वायर होता है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, और एक ही जगह पे हमने क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना कर दिया, एल। हम जानते हैं, वी नो दैट एल बराबर पाई बट्टे आई होता है, यानी कि एन बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, कितना होता है, पाई बट्टे आई, ठीक है, क्योंकि एन फाई बराबर क्या होता है, एल आई। क्योंकि आप कहेंगे कहां से ले आए भाई साहब, ये इसलिए ले आए क्योंकि एन फाई बराबर क्या हो गया, एल आई, और एन फाई ही हम क्या करके लेके आ रहे हैं, किसके बराबर, फाई के बराबर। तो एन फाई बराबर क्या होता है, एल आई, इसलिए एल बराबर क्या हो गया, फाई बट्टे आई। तो एल बराबर फाई बट्टे आई, तो एल बराबर फाई का वैल्यू यहां से रखा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई फाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, बट्टे में ये वाला आई, और क्या हो गया, एल। ठीक है, यहां से सारा जो फाई का वैल्यू है वहां रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आई से आई कट जाएगा, और यहां पर क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर फाई आर स्क्वायर बट्टे एल, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको क्या है, आप डेरिवेशन को करेंगे, ये पेपर में कई बार आ जाता है कि प्रणालिका के लिए इसका क्या है, वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं कि अनोन्य प्रेरण, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना में दूसरी परिघटना होती है अनोन्य प्रेरण। जैसा कि स्वप्रेरण तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी परिपथ में अगर धारा परिवर्तन किया जाता है, तो धारा परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में अगर मान लीजिए कि वहां पर क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्वप्रेरण। खुद के ही अंदर अगर पैदा हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है अनोन्य प्रेरण क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अनोन्य प्रेरण रहेगा कि अनोन्य प्रेरण क्या है। अनोन्य प्रेरण क्या होता है कि स्वप्रेरण में तो एक ही कुंडली थी, एक ही परिपथ था, उसी के अंदर यहाँ पर क्या हो रही थी, विद्युत धारा जो है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अनोन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं जो क्या होती हैं, पास पास रखी हुई होती हैं। जैसे एक कुंडली अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक कुंडली कहाँ है, यहाँ है, और दूसरी कुंडली क्या है, एक और इसके पास में रखी हुई है, तो दो कुंडलियां होती हैं, और दो कुंडलियां होती हैं जो कि क्या होती हैं, पास पास रखी हुई होती हैं। ठीक है, तो चलिए अनोन्य प्रेरण क्या है। अनोन्य प्रेरण क्या है कि जब दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए, दो पास पास रखी हुई कुंडली हैं, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए, या धारा के मान में परिवर्तन किया जाए। या तो धारा अचानक से प्रवाहित की गई, या फिर क्या हुआ, धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन किया जाए, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर हम पहली कुंडली में यानी कि दोनों में से एक में अगर धारा परिवर्तित करते हैं, धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं, तो दूसरी वाली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि दूसरी कुंडली का परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। सीधा सीधा ये है कि अगर
दो पास पास रखी हुई कुंडलियां हैं, एक कुंडली ये एक कुंडली ये, दोनों पास पास रखी हैं, तो पहली कुंडली में अगर हम क्या करते हैं धारा परिवर्तन करते हैं तो दूसरी वाली कुंडली में क्या होता है स्वयं ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बिजली इस वाली में प्रवाहित कर रहे थे दूसरी वाली में अपने आप ही प्रवाहित हो गई। ठीक है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं अननोन प्रेरण कहते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है, मम्मी मारती है डांट किसी और को, तुम समझते हो और ले जाते हो किसके ऊपर अपने ऊपर, यानी कि डाटा सिर्फ किसको एक को और किसी की वजह से, तो दूसरे में क्या है अपने आप ही करंट प्रवाहित हो गया, वो अपनी क्या है हालचाल ढालचाल सब कुछ बदल लेता है। तो ये क्या होता है अननोन प्रेरण होता है जो आदमियों पर भी लागू होता है। ठीक है, डांट रहे किसी को, जैसे हम हैं तो क्या है क्लास में मारा एक बच्चे के थप्पड़ पूरी क्लास शांत हो जाती है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वहां पर एक परिघटना हो गई, अननोन प्रेरण हो गया कि एक को मारा पूरा क्लास क्या हो गया शांत हो गया। ठीक है, वैसे आपके घर भी होता है या नहीं होता? हाँ, अपने ऊपर ही ले जाते हैं सभी लोग, क्या है अपने अपने ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है वही बात है कि यहाँ पर मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर हम धारा परिवर्तित करते हैं तो दूसरी वाली कुंडली में क्या होता है अपने आप ही प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, दूसरी कुंडली में अपने आप ही प्रेरित धारा बन जाती है। और दूसरी कुंडली का पर्वत बंद है तो उसमें क्या होगी धारा बहने लगेगी। नीचे लिखा है जिस कुंडली में धारा प्रवाहित या धारा परिवर्तन किया जाता है, जिस कुंडली में हम धारा परिवर्तन करते हैं या धारा को प्रवाहित करते हैं उसे क्या कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और दूसरी को हम क्या कहते हैं द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो जिस कुंडली में क्या की जा रही है धारा प्रवाहित की जा रही है, धारा परिवर्तन किया जा रहा है, वो क्या है प्राथमिक कुंडली है, और जो दूसरी वाली होती है उसे क्या कहते हैं हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो मान लीजिए कि इस कुंडली में हम क्या कर रहे हैं धारा प्रवाहित धारा परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा के हम क्या कर रहे हैं धारा परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है हमने लगा दिया, तो इस कुंडली को हम क्या कहेंगे प्राथमिक कुंडली कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम प्राथमिक कुंडली, जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। दूसरी वाली जिसमें हमने बल्ब लगा दिया है इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या होगी प्रेरित धारा। पता नहीं क्या है बल्ब है टमाटर है कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये वाली जो होगी ये कौन सी होगी द्वितीय कुंडली होगी। ओके, समझ गए। यहाँ पर पहली वाली कौन सी होती है जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है धारा परिवर्तन किया जा रहा है वो प्राथमिक कुंडली है, और जिसमें क्या होता है धारा जो है प्रेरित उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को अंग्रेजी में हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इसलिए हम जो है प्राइमरी कॉइल, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि इसमें बहने वाली जो धारा है तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को हम आईपी से प्रदर्शित करेंगे। सफिक्स में क्या लगाएंगे पी लगाएंगे, जिससे क्या प्रदर्शित होगा इससे पता चलेगा कि ये किसकी बात की जा रही है प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा है। सेम टू सेम द्वितीय कुंडली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल है इसलिए इसमें जो प्रवाहित धारा होगी उसे हम क्या कहेंगे आईएस कहेंगे, या इससे संबंधित दूसरी कुंडली से संबंधित जो चीजें होंगी उनके सफिक्स में एस लगाएंगे, और जो प्राथमिक कुंडली से संबंधित चीजें हैं उन पर हम क्या लगाएंगे पी लगाएंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है जिसमें धारा परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जिसमें बिना किसी चीज के ही धारा परिवर्तन होता है, वो धारा उत्पन्न हो जाती है, वो क्या कहलाती है द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनोन्य प्रेरकत्व। जिस तरीके से हमने स्वप्रेरण पढ़ा था, जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था स्वप्रेरण पढ़ा था, सेम टू सेम उसी तरीके से अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक था, अब क्या है अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व एक ही कुंडली या एक ही परपथ में होता है, और अनोन्य प्रेरकत्व क्या होता है इसके लिए दो कुंडलियां या दो परपथों का होना आवश्यक होता है। ये दो जगहों पर क्या है पाया जाता है। ओके, यहां तक अनोन्य प्रेरकत्व हो गया। इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें अनोन्य प्रेरकत्व में लिखा कि माना कि प्राथमिक कुंडली में एन फेरे हैं, जो पहली कुंडली है उसमें कितने फेरे हैं एन फेरे हैं, तथा इसमें आईपी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आईपी, मैंने बता दिया पी क्यों लगा है, वो प्राइमरी कॉइल को प्रदर्शित करता है कि ये कुंडली कौन सी है प्राथमिक कुंडली है। ओके, फिर इसके बाद दूसरी कुंडली से, तब दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स N∅S होगा। तो दूसरी पहली कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जाती है आईपी, तो दूसरी कुंडली में क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा N∅S होगा। कितना सफिक्स में क्या लगा रखा है हमने N∅S होगा। तब द्वितीय कुंडली का फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित
धारा आईपी के क्या होता है, समानुपाती होता है। मेरी जुबान क्या है, लड़खड़ा रही है, अब पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है ये। तो फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, प्रवाही धारा आईपी के क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, तो दूसरी कुंडली जो होती है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है, पहली कुंडली में बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती होता है। यानी दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है वो पहली वाली कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही लिखा है एन फाई एस, फाई एस लगा है तो सेकेंडरी कॉइल के लिए, और वो किसके समानुपाती होता है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी के समानुपाती होता है। एन फाई एस, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक लगाया हमने, क्या लगाया, एम नियतांक लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, आईपी। तो एन फाई एस बराबर हो गया एम आई पी। तो जहां एम क्या है, एक नियतांक है जिसे कुंडली का अनोन्य प्रेरकत्व या दो कुंडलियों के मध्य क्या कहते हैं, अनोन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे जो m है उस m को हम क्या कहते हैं, अनोन्य प्रेरकत्व या अनोन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ऐसी ऐसी बात यहाँ पर हमने की है। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक जो है हम यहाँ तक समझ गए कि किस तरीके से है। पॉज करें, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है उसकी बात की जाएगी। तो पहले की तरह बात करते हैं कि अनोन्य प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे, किस तरीके से हम जो है इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर प्रदान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे पहले हमने क्या कहा था कि अगर उसका जो स्वप्रेरकत्व है वो किसके समान क्या होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि क्या होती है, उसमें एकांक धारा परिवर्तन होता है। लेकिन वैसे ही अब क्या है, हम यहाँ पर भी जो है ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, अनोन्य प्रेरण गुणांक जो है वो है, तो यहाँ पे लिखा कि यह द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स एन फाई एस हो, यानी कि दूसरी कुंडली जो है उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, एन फाई एस है, तथा प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा प्रवाहित हो रही है। प्राथमिक कुंडली जो है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आईपी धारा, और दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, एन फाई एस है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार आप इतना तो जानते हैं कि ईएस बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा एन फाई बट्टे डेल्टा टी। अब मैंने आपको अभी अभी क्या है यहाँ पर एन डेल्टा एन फाई बराबर जो है एम आई पी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले क्या है हमने समझा है कि एन फाई जो बराबर होता है वो किसके होता है, एम आई पी के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एम आई पी लिख दिया। अब देखो m तो परिवर्तित होने वाली चीज है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, डेल्टा को कहां पे लगा दिया, आईपी के साथ, तो ये हो गया m डेल्टा आईपी बटे डेल्टा टी। अब इस पूरे सारी राशि को हम क्या करेंगे, ईएस के नीचे ले आए, कहां पे ले आए, ईएस के नीचे, कहां पर ले आए, ईएस के नीचे, तो ये हो गया डेल्टा आईपी बटे डेल्टा टी। तो m बराबर यहां पर क्या हो गया, ईएस बटे डेल्टा आई पी बटे डेल्टा टी। अब यहाँ पे सारी चीजों के अर्थ समझ लीजिएगा, और फिर अर्थ जब हम समझ जाएंगे तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इस डेफिनेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो m बराबर जो है यहाँ पे कितना निकल के आया, माइनस का ES, और यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा आई पी बटे डेल्टा टी, यही तो निकल के आया। अब ये क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ES जो है यहाँ पर क्या है, ये है द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना है, यहाँ पर ES है, और ये जो डेल्टा आईपी बटे डेल्टा टी है ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली में क्या है, ये धारा परिवर्तन की दर है। ओके, यहां तक समझ गए आप। वो क्या है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे एस लिखा है तो ये ई है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके नीचे पी लिखा है तो ये प्राथमिक कुंडली में क्या है, धारा परिवर्तन की दर। अब पहले की तरह कीजिएगा कि अगर हम इस डेल्टा आई पी बट्टे डेल्टा टी की जगह पर क्या है, एक बना दें, क्या कर दें, हम एक लिख दें, तो इसका मतलब m किसके बराबर हो जाएगा, ES के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ES के बराबर। तो इसका मतलब दो कुंडलियों के मध्य जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है वो किसके बराबर होता है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो AM है ये किसके बराबर है, ES क्या है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है वो क्या होता है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब ये बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। कितनी होनी चाहिए, वो धारा परिवर्तन की दर एकांक होनी चाहिए, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तब यहां से क्या है, हम डेफिनेशन लिखेंगे कि दो कुंडलियों के मध्य, दो कुंडलियों के
मध्य, यहां से ये शुद्ध परिभाषा है इसकी, दो कुंडलियों के मध्य अनोन्य प्रेरण गुणांक, यहां से यही डेफिनेशन लिखी जाएगी अगर 1-2 नंबर का आता है तो। अनोन्य प्रेरण गुणांक, तो अनोन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, जबकि एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस समय जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, अनोन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये चीज आप क्या है नोट करें पूरा का पूरा। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो है हम आगे बात करते हैं कि जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है वो क्या है। आप समझ गए हैं अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, दो कुंडलियों के मध्य इस तरीके से चलता है। अनोन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक है, एसआई जो मात्रक है, कौन सा मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी ही होता है। इसका भी एसआई जो मात्रक है वो क्या है, हेनरी ही है। अनोन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी क्या हेनरी, और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक भी क्या होगा, हेनरी ही होगा। ठीक है, दोनों प्रकार के जो मात्रक है वो कैसे होंगे, हेनरी ही होते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट वाली बात जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं ये है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर से सभी लोग परिचित हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या होता है, अनोन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस घटना पे कार्य करता है, ये अनोन्य प्रेरण पे कार्य करता है। अनोन्य प्रेरण पे कार्य करता है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी क्या होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में हम सेपरेटली चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर को सिर्फ क्या है 10 या 15 मिनट में समझाने का प्रयास करते हैं कि सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि अभी फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली में क्या होता है, धारा में परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, धारा अपने आप ही प्रवाहित होती है। अर्थात यहां पर क्या है, एक कुंडली ये रही और एक कुंडली ये रही, दो कुंडलियां क्या होती हैं, पास पास होती हैं। और इस कुंडली में क्या होती है, बिजली जो है इनपुट यानी कि 11,000 वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो 240 वोल्ट है, कितना वोल्ट, 240 वोल्ट जो है, यहां से कितना आ रहा है, 11,000 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, यहां से 240 वोल्टेज जो है क्या होता है, आउटपुट लिया जाता है। लेकिन 11,000 वोल्टेज और 240 वोल्टेज के जो तार हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अभी जिस डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं वो है जो अनोन्य प्रेरण गुणांक है, अनोन्य प्रेरकत्व है, ये दो परनालिकाओं के बीच में क्या होगा। परनालिका मैंने बताया कि ये खोखला एक धातु का टुकड़ा है या कोई भी किसी का भी अचालक पदार्थ का है, उस पर तार लपेट दिया गया है। इस तरीके से क्या बनती है, परनालिका बनती है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है कि दो लंबी समाक्षीय परनालिकाओं के मध्य अनोन्य प्रेरकत्व। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, अजीब लगेगा। दो लंबी समाक्षीय परनालिकाओं के मध्य अनोन्य प्रेरकत्व, यानी कि दो समाक्षीय यानी कि एक ही अक्ष पर क्या है, दो परनालिकाएं हैं और उनके बीच में अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा। तो एक परनालिका तो इसके अंदर पतली वाली फंसी हुई है और इस पतली परनालिका के ऊपर एक और परनालिका जो है ऊपर से चढ़ा दी गई है। तो ये कैसी हो गई, समाक्षीय हो गई, एक ऐसे करके और फिर इसके ऊपर एक और क्या है, इस तरीके से चढ़ा दी गई है। यानी कि एक पतला पाइप और फिर पतले पाइप पर क्या है, एक छोटा टुकड़ा किसका, चौड़े पाइप का जो है इस तरीके से यहां से ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, चढ़ा दिया गया है। उस पे भी फेरों की संख्या है, इस पे भी फेरों की संख्या है। दोनों कुंडलियां क्या, दोनों जो परनालिकाएं हैं वो समाक्षीय हैं। तो एक परनालिका में अगर आप धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी में क्या होगा, अपने आप ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इनके बीच में क्या होगा, एक अनोन्य प्रेरण गुणांक होगा। तो ये एक दो बार क्या है एग्जाम में पूछा गया है कि दो लंबी समाक्षीय परनालिकाओं के मध्य अनोन्य प्रेरकत्व क्या है, तो रटने का प्रयास करें।
चित्र में दो प्रणालिकाएं ए व बी व्यवस्थित हैं। यहाँ पर चित्र में दो प्रणालिकाएं हैं, ए व बी क्या है, व्यवस्थित हैं। प्रणालिका ए की लंबाई जो है वो क्या है, एल है। एक प्रणालिका जो पहली वाली है लंबी वाली, वो कितनी लंबाई की है, एल लंबाई की है। बड़ी वाली कितनी की है, एल लंबाई की है। तथा उसमें फेरों की संख्या क्या है, n1 है। जो लंबी वाली प्रणालिका है उसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n1 है। तथा बी प्रणालिका में फेरों की संख्या n2 है और दूसरी वाली जो प्रणालिका है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, n2 है। माना प्राथमिक प्रणालिका में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। पहली जो प्रणालिका है, प्राथमिक जो प्रणालिका है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है कि जब भी किसी प्रणालिका में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होगा, वो होता है म्यू नॉट एन आई बटे एल होता है। कितना होता है वो, प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बटे एल। तो यहाँ पर म्यू नॉट पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1 और धारा I, और यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया हमने n। तो इतना जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। फिर आगे बात आती है कि द्वितीय के प्रति फेरों से संबंध फ्लक्स, यानी द्वितीय पहली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बना, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दूसरी कुंडली से फ्लक्स, दूसरी कुंडली में फ्लक्स बन के गुजरेगा। तो दूसरी वाली जो कुंडली होगी उसमें फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तो द्वितीय के प्रति फेरे से, यानी कि प्रत्येक फेरे से संबंध जो फ्लक्स होगा φ2, दूसरी वाली कुंडली में कितना फ्लक्स जाएगा, φ2, क्योंकि दूसरी कुंडली में जा रहा है इसलिए φ2 कह रहे हैं उसे। और वो कितना होगा, B1A, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान B और A क्या हो गया वहां पे क्षेत्रफल, क्योंकि φ बराबर BA हमने पढ़ रखा है। अब कह रहे हैं आगे कि द्वितीय प्रणालिका के n2 फेरों से बद्ध फ्लक्स। अब मान लीजिए कि एक फेरे से तो कितना था, B1A था, अब उसमें फेरे कितने हैं द्वितीय कुंडली में, n2, तो n2 फेरे से कितना होगा, तो φ2 बराबर होगा n2 B1A। तो कितना होगा, φ2 बराबर होगा n2 B1A हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है आगे, n2 B1A हो गया, क्योंकि BA तो होता ही है, उसमें फेरों की संख्या कितनी हो गई, n हो गई, तो n लगा दिया। φ2 बराबर जो है n2, अब B1 का जो वैल्यू है वो कहां से लगा दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 से क्या है ऐसे रख दिया, ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया म्यू नॉट n1I और बट्टे एल हमने मान रख दिया, और पीछे क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। φ2 बराबर n1 और n2 को क्या कर दिया, पास में कर दिया, म्यू नॉट सेम है, आई सेम है, आई ए यों ही का यों ही है, एल नीचे यों ही है। अब प्रणालिकाओं के बीच जो अनोन प्रेरकत्व है, जो प्रेरकत्व होता है वो क्या होता है, फाई बट्टे आई होता है। कितना होता है, फाई बट्टे आई। लेकिन यहाँ पे m बराबर φ2 बट्टे I1 लिखा है, यानी कि दूसरी वाली कुंडली में जो फ्लक्स है वो, और नीचे प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो, यानी कि फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स और धारा का अगर हम रेशियो कर देते हैं तो क्या निकल आता है, गुणांक निकल आता है। तो m बराबर φ2 बट्टे I1। φ2 का वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए इसे, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या करिएगा, यहाँ पे अगर आप φ2 की वैल्यू रख देंगे n1 n2 म्यू नॉट आई ए, और बट्टे क्या है यहाँ पर l है, वो हमने रख दिया यहाँ पे n1 n2 म्यू नॉट आई ए, और i यहाँ पे जो है इस तरीके से I1 समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है I1 धारा प्रवाहित हो रही थी। तो I1 से I1 कट गया, I1 से क्या हो गया, I1 कट गया। बची हुई चीजें क्या हैं, इन दोनों कुंडलियों के मध्य में क्या होगा, अनोन प्रेरण गुणांक होता है। बचा हुआ n1 n2 म्यू नॉट ए बट्टे l, यही क्या है, दो समाज कुंडलियों के मध्य क्या हो गया, यहाँ पर अनोन प्रेरण गुणांक है। और इस तरीके से आप इसे क्या है कर लेंगे। अब अनोन प्रेरण पे आधारित यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स हैं, और उनको क्या है हम कर रहे हैं, बाकी और भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको क्या है आप वहां से मॉडल की सहायता से आप क्या है कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल्स की बात की जाती है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो न्यूमेरिकल है, ये कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कुंडलियों के बीच में क्या ज्ञात करना है, अनोन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो छांटिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकंड में, तो यहाँ पर जो है डेल्टा आई पता करिए, डेल्टा आई धारा कितनी कर दी गई, 30 एम्पियर की धारा शून्य कर दी गई, ठीक है, 30 एम्पियर की धारा शून्य। तो इसका मतलब यहाँ पर जो धारा का मान है वो कितना हो गया, डेल्टा आई 30 एम्पियर हो गया, कितना हो गया 30 एम्पियर। वो कितना समय में कर दी जाती है, 0.001 सेकंड में, डेल्टा टी बराबर यहाँ पर कितना हुआ 0.001 सेकंड हो गया, ठीक है, कितना 0.001 सेकंड इसमें समय लगा। अब इतना करने पर उस कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि ES बराबर जो होता है वो कितना होता है 1500 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो क्या करें फिर,
तो कुंडलियों के बीच अननोन प्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कुंडलियों के बीच क्या करना है, आपको अननोन प्रेरक गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि एम का वैल्यू फाइंड करना है कि एम का मान वहां पर क्या होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो क्या करें फिर, यहाँ पर हम जानते हैं कि ES बराबर जो होता है वो होता है एम डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, यही होता है। ES बराबर कितना 1500 माइनस का होता है, और यहाँ पर देखो माइनस का तो होता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का 30 लगाएंगे तो m यहाँ पर हो गया आपका 30 और डेल्टा t कितना हो गया यहाँ पे 0.001, सही है। अब क्या करें, अब इस 1500 को, इस 30 को कहां पे ले आते हैं नीचे, और इस 0.001 को कहां पहुंचाते हैं उधर। तो 1500 गुणा 0.001 और नीचे कितना आ गया 30 आ गया, और बराबर क्या हो गया m हो गया। तो क्या कर देते हैं, यहां पर एक जीरो से जीरो कट गया, 3 से अगर इस 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 3 पंजे 15, कितना आया 50, ये आया 50 गुणा 0.001 बराबर m। अब क्या करें, यहाँ पे देखो पॉइंट कितने स्थान बाद है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो 3 स्थान बाद है, इसलिए क्या करिएगा 50 गुणा इसको लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 3, और ये बराबर हो गया किसके m के। तो m का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। तो वहां पर जो दोनों कुंडलियों के मध्य में अननोन प्रेरण गुणांक है वो कितना है 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी है। यहाँ आप हिंदी में लिखेंगे कि अतः उन कुंडलियों के मध्य में अननोन प्रेरण गुणांक 50 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी है, इतना तो लिख देंगे। चलिए आइए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है पास पास रखी दो कुंडलियों के मध्य अननोन प्रेरण गुणांक 1.5 हेनरी है। तो पास पास दो कुंडलियां रखी हैं और इनके मध्य में अननोन प्रेरण गुणांक जो है वो क्या है 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हुई तो फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। ये कह रहा है क्या क्या दिया है, पहले छांट लेते हैं। पास पास रखी दो कुंडलियों के मध्य अननोन प्रेरण गुणांक m का वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी, ठीक है। आगे यदि कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में, तो डेल्टा टी बराबर 0.5 सेकंड, यानी कि इतना समय लगा उसको, ठीक है 0.5 सेकंड। अब मैं 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हुई, कितनी हुई 0 से 20 एम्पियर तक, तो डेल्टा आई बराबर यहां पर कितना हो गया आपका माइनस का 20 एम्पियर हो गया, कितना हो गया 20 एम्पियर, ठीक है। अब तो करना क्या है, यहां पर आपको डेल्टा फाई ज्ञात करना है कि उसमें फ्लक्स में जो परिवर्तन आया वो कितना आया, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम जानते हैं क्या है, सॉल्यूशन करिएगा। हम जानते हैं E बराबर क्या होता है m डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी होता है, इसको डी आई बट्टे डी टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई बट्टे क्या होता है डेल्टा टी। अब E बराबर जो होता है वो क्या होता है, E बराबर होता है डी फाई बट्टे डी टी, ये तो आप जानते हैं। E बराबर क्या होता है डी फाई बट्टे डी टी, यानी कि डेल्टा फाई बट्टे क्या होता है डेल्टा टी, ये भी तो जाना है ना। E बराबर क्या होता है डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी माइनस का, और ये भी माइनस का m डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, सही है। माइनस से माइनस कट जाएगा और डेल्टा टी से क्या कट जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे डेल्टा फाई वैल्यू लगा दीजिए, m का वैल्यू कितना 1.5 और डेल्टा i का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20 है, 20 का गुणा करिएगा इसमें तो कितना आएगा, फिर 20 दूनी कितने होते हैं 40, 50 आएगा, कितना आएगा सॉरी कितना 20 दूनी कितने होते हैं 40, तो 30 आएगा, कितना आएगा 30। तो यहाँ पर जो है डेल्टा फाई बराबर कितना आया 30 आया। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन कितना आएगा 30 वेबर आएगा, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे इसका आधारित, और स्वप्रेरण गुणांक के भी सेम टू सेम निकलेंगे, आप मॉडल से निकालें। बाकी जो चीजें बची हैं उनको भी क्या है आप करें। इसमें ट्रांसफार्मर बचा है जिसकी क्या है थ्योरी है, उस पर जो है प्रत्यावर्ती धारा में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा की, जो कि यह होगा नया लेसन होगा प्रत्यावर्ती धारा।